मैंने कहा जब अखिलेश ने कहा था हो सकता है जीते, लेकिन अब मुझे लगता है कि 400 ही सीटें जीतेंगे देश में पूरे में। तो ये कहां से बात आ गई? कुछ मिल नहीं रहा तो ऐसी ऊट फटांग बातें कर लोग कर रहे हैं। मैंने राज्यसभा में परसों आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा, लाइव चलता है, मैंने कहा कि अगर अभी तो ये लोग राम मंदिर के निर्माण में जो चंदा मिल रहा है उसमें चोरी कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो चोरी बंद हो जाएगी और मंदिर का निर्माण बेहतर तरीके से जल्दी हो। अमित शाह जी, हम कभी हिंदुस्तान के बड़े नेताओं के खिलाफ नहीं बोले, क्यों? आखिर वो केवल बीजेपी के गृहमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं, वो हमारे प्रधानमंत्री थे, हमारे गृहमंत्री थे। 2022 की सियासी हलचल को देखते हुए करहल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव करहल पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे प्रोफेसर रामगोपाल यादव का कार्यक्रम के आयोजकों ने फूल मालाओं से लादकर जोरदार तरीके से स्वागत सत्कार किया है। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजकों ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव को फूल मालाओं से लादकर जोरदार तरीके से स्वागत सत्कार किया। अपने स्वागत सत्कार को देखकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव काफ़ी गदगद किए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बताया कि इस बार समाजवादी पार्टी पूरी 403 सीटें जीतने जा रही है और समाजवाद फिर से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनने जा रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि हर हाल में समाजवादी पार्टी को समर्थन देकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजकों ने जमकर समर्थन करते हुए उनका आभार व्यक्त भी किया है। इस दौरान प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता बेहद परेशान है और काफ़ी त्रस्त आ गई है। इस दौरान प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बताया कि पत्रकारों पर भी सच पर हमला बोलते हुए पत्रकारों के दुख दर्द को भी बयां किया प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने। इस दौरान प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं, देखिए पूरा वीडियो। सब नेता हैं, क्योंकि अगर जनता बुलाई जाती तो आचार संहिता का उल्लंघन हो जाता। मैंने परसों ही हाउस में कहा था राज्यसभा में कि बीजेपी के लोग जो गा रहे हैं वो इस वजह से, क्योंकि अखिलेश के समर्थन में जिस तरह से जनता सड़कों पर आ रही थी लाखों की तादाद में, और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की मीटिंगें कहीं ठहरती नहीं थी, उनकी तुलना में सिर्फ कोने के बराबर नहीं होती थी, इसलिए व्यवस्था करवा दी उन्होंने कि मीटिंग ही होना। लेकिन जनता का रुख तो आप जानते हैं। हमसे एक बार गांव के कुछ लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने कहा था, अभी 2 महीना पहले, रामगोपाल जनता कुछ बोल नहीं रही है और 77 में भी जनता नहीं बोलती। मुझे याद है कि जब इमरजेंसी हटाई और इंदिरा जी ने चुनाव की घोषणा की तो चौधरी साहब ने नेताजी से कहा कि मुलायम सिंह, चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जनता इतनी डरी हुई है, वो कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं करेगी। तो नेताजी ने कहा कि चौधरी साहब फिर भी चुनाव तो लड़ना ही है, कार्यकर्ता इतने हैं हमारे, वो क्या करें, चुनाव लड़ेंगे, देखा जाएगा। फिर आपने देखा जैसे जैसे नए लड़के नहीं जानते, पुराने सब जानते हैं, कि जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते गए 77 में, तो हमारे उम्मीदवारों पर कोई पैसा भी नहीं था, वाहन नहीं थे, लेकिन चुनाव से एक सप्ताह पहले सारी मैनपुरी फरुखाबाद में जाता था, सड़कों पर सिर्फ जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था। जिनके पास गाड़ियां थी, चाहे व्यापारी हो चाहे और कोई व्यक्ति हो, वो सब सड़कों पर जनता पार्टी के पक्ष में झंडा लगा के उतरा यार। उन्होंने चुनाव लड़ाया और सारा भारत साफ कर दिया। हम लोगों ने कवरेज को मिली थी, वरना मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, एक सीट नहीं मिली, एक सिंगल। इंदिरा जी चुनाव हार गई, संजय चुनाव हार गए, सब ये हुआ। तो बोले कि साहब हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में वैसा ही होने वाला है।
जनता बोल नहीं रही है। किसी पे मुकदमा लगा देंगे, किसी के पास इनकम टैक्स के भेज देंगे, किसी पे ईडी का केस लगा देंगे, तो डर के मारे बोल नहीं रही है। लेकिन चुनाव के आते आते जनता बोलने भी लगेगी और इनको खदेड़ने भी लगेगी, तो वही हो रहा है। लेकिन अनुभव के आधार पर उन बिल्कुल बिना पढ़े लिखे, लेकिन अनुभव होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जीवन में आदमी कितने पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन अगर उसमें अनुभव नहीं, तो सीखा नहीं, और तो विवेक जो है उसमें नहीं पैदा हुआ किसी चीज को परखने समझने का, तो उनका कोई पढ़ाई लिखाई की मतलब नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा था, फिर जब अखिलेश ने कहा कि हम 400 सीटें जीतेंगे, तो प्रेस वालों ने हमसे पूछा, मैंने कहा जब अखिलेश ने कहा था हो सकता है जीते, लेकिन अब मुझे लगता है कि 400 ही सीटें जीतेंगे, हो सकता है 403 जीतेंगे, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां हमारा संपर्क न हो, जहां के लोग हमसे न मिलते थे। जहां हमें लगता था कि हम हार जाएंगे, वहां भी अब लोग कह रहे हैं कि अब तो साहब माहौल ही बदल गया पूरा। और इसका एक प्रमाण ये और है कि आपने देखा तो हिंदुस्तान के गृह मंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा क्या हो गई। ये फ्रस्ट्रेशन का नतीजा होता है। जब कुछ नहीं सूझता है, जब पैर रखने को जगह नहीं मिलती है, तब आदमी गांव में कहते हैं कि वो तो सन्नपात में नहीं आए बाएं साएं बकता है। सन्नपात की स्थिति इन लोगों की होगी। अमित शाह जी, हम कभी हिंदुस्तान के बड़े नेताओं के खिलाफ नहीं बोले, क्यों? आखिर वो केवल बीजेपी के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं, वो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री। लेकिन ये बात तो कहनी पड़ेगी कि चित्रकूट में जब गृह मंत्री ने कहा कि अखिलेश कितना ही जोर लगा लें, राम मंदिर का निर्माण नहीं रोक सकते, तो मैंने पूछा कि कौन रोक रहा है? हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद राम मंदिर का विरोध नहीं है, एक आदमी ने विरोध नहीं किया देश में पूरे में। तो ये कहां से बात आ गई? कुछ मिल नहीं रहा है तो ऐसी उठपटांग बातें के लोग कर रहे हैं। मैंने राज्यसभा में परसों आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा, याद चलता है, मैंने कहा कि अगर अभी तो ये लोग राम मंदिर के निर्माण में जो चंदा मिल रहा है उसमें चोरी कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो चोरी बंद हो जाएगी और मंदिर का निर्माण बेहतर तरीके से जल्दी हो जाएगा। फिर इन्होंने सहारनपुर में जाके, सहारनपुर से हमारे एक एमपी हुआ करते थे मुनव्वर हसन, उनकी पत्नी भी एमपी रही, उनका बेटा नाहिद जो है एमएलए, 2 बार से एमएलए है, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे लोगों ने कायम कर दिए और वहां जाके कहा कि यहाँ से तो हिंदुओं का विस्थापन हो गया, ये हो गया। गृह मंत्री का विस्थापन हो गया, वहां से उम्मीदवार बीजेपी की हैं मृगंका, वे हुकुम सिंह जी की लड़की। हुकुम सिंह जी शुरू में हमारी पार्टी में भी रहे, बहुत अच्छे आदमी थे, एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, एमपी रहे। हर बार सर्दी में नेताजी के लिए गुड़ लाते थे सहारनपुर की, उनकी बेटी। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि असर होता है खून का। अमित शाह जी ने कहा कि यहाँ से लोग विस्थापित हो गए मुसलमानों की डर की वजह से, तो जब उससे पूछा तो उन्होंने कहा हमारे क्षेत्र से कोई विस्थापित नहीं हुआ, जिनकी रोजी रोटी नहीं थी वो कहीं दूसरी जगह चले गए, जब पैसा कमा लाएंगे फिर आ जाएंगे, लेकिन विस्थापन कोई नहीं हुआ। उसी दिन जिस उम्मीदवार के लिए गए थे वो उम्मीदवार कहता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमसा कहते हुआ। अब आप देखिए ये बड़ी विडंबना है। जिस पद पर, जिस कुर्सी पर सरदार पटेल बैठे हैं, जिस कुर्सी पर चौधरी चरण सिंह बैठे हैं, क्या उनसे कभी ये उम्मीद की जा सकती थी इस तरह की, इस स्तर की बात कहेंगे? आगे बुलंदशहर में गृह मंत्री कहें कि जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा सफाई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश के बड़े बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कितने कितने मुकदमे हैं और अखिलेश के खिलाफ कितने। जब ये रोज यहाँ का एक मुख्यमंत्री ये कहता था ये गुंडों की पार्टी है, तो उन्हें मजबूरन दोनों के एफिडेविट जो दिए जाते हैं
विधानसभा लोकसभा के चुनाव के लिए दावा देते रहे, विधानसभा का लड़े नहीं थे कभी चुनाव, और ये उप मुख्यमंत्री भी देता रहा। इतनी बड़ी लिस्ट है इनके मुकदमों की कि जब नॉमिनेशन पेपर में जगह नहीं होती, कागज अलग से लगाया जाता है या कंप्यूटर से उसको बड़ा किया जाता है कॉलम। मैंने तो ट्वीट कर दिया, आपने देखा अखबार सब समाचार न्यूज चैनल ने चलाया, राम गोपाल का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर हमला, आपराधिक इतिहास दिखाया जनता। तो जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, उनके नेतृत्व वाली पार्टी और गुंडों की पार्टी, और जिनके पास मुकदमे ही मुकदमे जिनके खिलाफ हों, वे भले आदमी हैं। आप मैंने वहां भी कहा था, बाहर मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूं, वहां कहा था कि मैं देखिए आप सब लोग बैठे हुए हो, जब पूरी कौम को आप गुंडा बता देंगे तो हम ये लोग अगर 100 हैं तो 1000 वोट डालेंगे, और ये वोट आपको नहीं मिलेगा। और आक्रोश इस सीमा तक बढ़ता जा रहा है कि बीजेपी का उम्मीदवार हर गांव में, हर क्षेत्र में पिट रहा है। आपकी भाषा की वजह से आप जिम्मेदार हैं इसके लिए कि रोजाना समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहोगे, रोजाना गाली गलौज करोगे। अखिलेश जिनके जीवन में कभी एनसीआर उनके खिलाफ नहीं हुई हो, उनको गुंडा और गुंडों का सरताज कहोगे तो जनता तो मारेगी आप। फिर ये मत कहना कि ये गुंडों की पार्टी। आक्रोश में जब आदमी किसी को रिएक्ट करता है तो वो मजबूरी होती है उसकी। हालांकि हमारे कार्यकर्ताओं हमने कहा कि सरकार बनानी है, इनके किसी बयान का जवाब मत दी। संस्कृत में एक कहावत है कि अत्तरे पतितो वन्नी स्वमेव उपसाम्यति। अगर आग को आप ऐसी जगह डाल दें जहां कोई फूस न हो, घास फूस न हो, रे में डाल दें तो बुझ जाएगी, और घास फूस में डाल दो तो फैलने लगेगी। तो ये जो कहते हैं इनको जवाब दोगे तो उनके घास फूस बन जाएगी, वो फैलने के लिए। फैलाइए नहीं, कुछ मत कहिए। आप विकास की बात आप कहिए कि हम किसानों को, हम सारे लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दें। बिजली की कीमत इतनी ज्यादा हो गई कि नहीं पाता, मुश्किल है। रोज मुकदमे झूठे हो जाते थे साहब, अजी बिना कनेक्शन के बिजली लिए हुए। किसानों पर जो ट्यूबवेल की बिजली बिल आते थे, अभी हमारे जो लड़का देखता है खेती, उसने कहा कि साहब वो ट्यूबवेल का कनेक्शन करने वाला है, बिल नहीं जमा। बिल तो आ ही नहीं, कितना है बिल? तो अभी आया 1,10,000 रुपए, अभी 15 दिन पहले। तो ये किसान की सिंचाई की बिजली, चाहे जितनी खेती हो, कुछ हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, कोई हो, सबको लाभ होगा कि नहीं? 300 यूनिट बिजली पे कोई जाति के आधार पर होगा? क्या होगा कि आदमों की बिजली माफ हो जाएगी और सबकी नहीं होगी? सबकी होगी। हम बच्चियों को फिर से करना, इंटर पास लड़कियों को 36,000 रुपया इंटर पास करने के, हर अगर वो दाखिला लेगी आगे तो 36,000 रुपया उसको मिलेगा। पहले बंद कर दिया था इन्होंने, हम शुरू करें। क्या उसमें कोई जाति और आरक्षण है? कुछ भी नहीं। लैपटॉप सबको मिलेंगे इंटर पास बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। कोई उसमें जाति आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कोई भी जिस किसान के पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उसको हर साल फसल पर 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया फ्री मिलेगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जो 5 घंटे दिल्ली से अपने घर से निकलते हैं, 5 में घंटा जब होता है तो पहुंच जाते हैं पार्टी दफ्तर लखनऊ। काम आया। इसमें कोई जाति और धर्म के नाम पे भेदभाव होता है? विकास का कार्य सबको लाभ पहुंचा, सबको। झूठा प्रचार समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा किया जाता है। सत्ता में बैठे हुए लोग जनता को गुमराह करने की लगातार कोशिश करते हैं। मीडिया के जो लोग हैं ये सही बात कहना चाहते हैं, लेकिन इनके मालिकों पर इतना दबाव है कि अगर इन्होंने एक लाइन भी बीजेपी के खिलाफ बोल लिख दी, भेज दी, तो इनकी विचारों में नौकरी चली जाएगी। मैं बहुत बड़े बड़े मीडिया से जुड़े हुए लोगों को जानता हूं जो अंदर से जानते हैं कि सब गलत हो रहा है,
लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। इन्हें तो नहीं, लेकिन जो लखनऊ में या दिल्ली में इनके चैनल्स में कहीं की बहुत ज्यादा होती है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब मालिकों को क्या है, वे भी जानते हैं कि सब गलत कहलवाया जा रहा है, लेकिन उन्हें कहीं रेड हो जाएगा, कहीं देखिए एनडीटीवी को हो गया तो रेड, मुकदमा कायम करवा दिया। और ये पत्रकार सब जानते होंगे मुकदमा मालूम किस बात को कायम हुआ था एनडीटीवी, प्रणव रॉय, ये एक्सिस बैंक से उन्होंने लोन लिया था, 9 साल पहले वो लोन वापस हो चुका था। कोई सरकारी बैंक नहीं है, निजी बैंक। बोले कि ब्याज पूरा नहीं दिया, बैंक को शिकायत नहीं, बैंक सरकारी नहीं, लोन पूरा चुका चुके 9 साल पहले, लेकिन सरकार की लाइन में लाइन नहीं मिलाते तो मुकदमा कायम हो। आप समझ सकते हैं कितनी बर्बरता और किस तरह से मनमाने तरीके से गवर्नमेंट काम करती है, जैसे ही हमेशा बने रहे। इन्होंने अतीत से कुछ सीखा ही नहीं। राष्ट्रपति के भाषण के पर जब चर्चा हो रही थी, राष्ट्रपति के भाषण में शुरू से ही इन्होंने लिखाया, राष्ट्रपति से कहलवाया कि हमें अतीत से कुछ सीखना चाहिए जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। तो मैंने पूछा इनसे, वो पढ़ के पैरा कि क्या अतीत से कुछ सीखा है आपने? अगर अतीत से सीखा होता तो आप देश में विभाजन करने वाली बात नहीं कहते। क्यों? अतीत में विभाजन करने वाली बात हुई तो देश बट गया, और आप ये काम अब शुरू कर रहे दोबारा। कहते कुछ हो और व्यवहार में करते कुछ हो, जिस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे लोग हैं कि ज्यादा दिनों तक सत्ता में रहें तो देश भी सुरक्षित नहीं रह सकता। हर बात में पाकिस्तान को ले आते। मैं कहता हूं पाकिस्तान पे हमला करके उसको नष्ट कर दो, ताकत हो आपको, हम आपके साथ। अरे ये कौन है आदमी? आदमी में किनके लड़के हैं? हमारे लड़के हैं जो गोली चलाते हो, मारे जाते हो, मारते। इनका कौन है जो बात करते हैं? करिए आप। लेकिन चीन ने जो रोजाना हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, तो एक शब्द नहीं बोल सकते, बल्कि चीन के कब्जा को सही करने के लिए बयान और दे देते, ताकि दुनिया में उसे कहने को होगा कि हाँ देखिए ये हिंदुस्तानी सरकार का बयान है कि सब अपने अपने जगह सही। उसने अभी एक पुल बना लिया हमारी जमीन, लद्दाख का खतरा हो गया, पूरे लद्दाख। जब चाहे तो उसकी 2 मिनट में उसकी सेना इधर से इधर चली आए। इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश में 2 गांव बना लिए, पूरे गांव। वो अमेरिका की सैटेलाइट से जाके पूरे गांव का नक्शा, मकान की खिड़कियां तक उसने दिखा दी कि ये देखिए बना हुआ। मुंह नहीं खोल सकते। नेताजी ने कहा था बहुत पहले, पार्लियामेंट में जॉर्ज थे रक्षा मंत्री, हमें आप पाकिस्तान की बात कर रहे, पाकिस्तान से क्या खतरा? अगर कभी लड़ाई होगी तो पाकिस्तान को 2 दिन में हिंदुस्तान खत्म कर देगा। लेकिन वो मंशा हमारा कभी नहीं रहा, हिंदुस्तान का न होना चाहिए। लेकिन असली खतरा है चीन से। वो चीन, तब नेताजी ने कहा था कि एक लाल लाइन खींच देता है, हर रोज 2 इंच आगे बढ़ा देता, 2 इंच। अब समझिए 1 दिन में 2 इंच है तो 1 महीने में 60 इंच हो गया, 5 फुट। 1 साल में 60 फुट हो गया। तो अब 60 फुट पूरी बाउंड्री बढ़ा दे। हम तो आप लोगों को, मैनपुरी के लोगों को इसलिए धन्यवाद क्या आपने प्रस्ताव दिया, जिला समाजवादी पार्टी ने प्रस्ताव किया अखिलेश। मैं यहाँ के विधायक उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और खुद जाके अरविंद और उन्होंने जाके, और अध्यक्ष जो हमारे हैं बहुत बड़ी बात। मुझे मालूम है कि 2-3 महीना पहले अध्यक्ष जी ने हमसे कहा कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ें। हम कहा बस चलिए विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो ही तो मालूम पड़ेगा कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो कहां से लड़ें? मगर केवल करें, क्योंकि आपको पूरे विचार करना। दूसरी जगह लड़े तो 20 से 50 जगह जीत जाएंगे जहां जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ नॉमिनेशन करने आना पड़ेगा।
दोबारा नहीं आना की जरूरत है। आप पूरे प्रदेश में शासन करिए, कोई बंधन नहीं, किसी तरह का बंधन नहीं, क्योंकि आजमगढ़ के लोगों को बहुत वो था। फिर उन्होंने कहा कि मैं बाबा से पहले चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो मैंने इलेक्शन कमीशन पश्चिम से ही चुनाव शुरू करेगा, तो बाबा से पहले करेल में ही होगा चुनाव। तो दिल्ली में हमसे प्रेस वालों ने पूछा कि कितने वोटों से जीतेंगे। हमने 1,60,000 से जीतेंगे। हमारे मुंह से निकल गया 1,60,000 से जीतेंगे। तो हमारी बात की लाज रख रहे ना करेल के लोगों। अगर आपने अपनी पोलिंगों पर 90% से ज्यादा वोट करा दिया तो 1,60,000 से कम वोट से नहीं परसेंटेज। और ये नहीं है, कुछ लोग कहने लगते हैं कि साहब वो 90% हो जाए तो रिपोर्ट हो जाएगा। क्यों रिपोर्ट हो जाएगा? इलेक्शन कमीशन रोज कहता है कि 100% वोट डालिए, तो आप 90% ज्यादा डालेंगे तो रिपोर्ट क्यों हो जाएगा? हाँ, प्रिसाइडिंग अफसर बदमाश होते जरूर, जैसे ही 60% में पहुंचते आप तो ही कहने लगते और ये बहुत ज्यादा वोट पड़ता। भाई जब है 100% नौकरियों में है नहीं लोग, तो घर पे है लोग, तो वोट नहीं डालेंगे। मैंने एक बार इलेक्शन कमीशन से कहा कि आपने ये रद्द करा है, ये बताइए कि एक आदमी नौकरी में नहीं इस गाँव का, तो 10% लोगों से ये कैसे छांटेंगे तुम वोट मत डालो? क्यों छाटेंगे? तो रद्द कर दिया। एक बार चौबीपुरा में विजय शंकर पांडे डीएम थे, नेताजी का चुनाव हुआ, रद्द हुआ तो चुनाव। उसके बाद कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर हो गए 92 में। तो वहां 90% ज्यादा वोट पड़ा तो रद्द कर दिया। तो रिपोल हुआ, जब रिपोल हुआ तो 94% हो गया, तो फिर उन्होंने रद्द कर दिया। फिर हुआ तो 99% हो गया। पांडे कई गांव वालों ने कहा साहब एक बार और का तुरंत 100% हो गया, तो बोले क्या अब नहीं करेंगे, रद्द गए। तो ऐसा है नहीं। देखिए लद्दाख में एक आध पोलिंग पे हर बार जो है 100% वोट हो जाता है। वोट पता कितने वोट थे? 80 वोट थे, 40 वोट थे, 30 वोट थे, 100% वोट, और टीवी पे दिखाया जाता है वहां इस पोलिंग पे 100% ले जाएंगे। जो वादा उसमें है, जो किया जाएगा वो सब पूरा होगा। अब देखिए ये लड़के शिक्षा में तक बहुत दिनों से पढ़ा रहे, अखिलेश ने रेगुलर भी कर दिया था, लेकिन वो हटेगा सब। ऐसे ही टीईटी पास होकर लड़के घूम रहे हैं, चाहे वो बीएड टीईटी हो चाहे अन्य किस्में हो। ये कम से कम 2-3 लाख जगह, 5 लाख तो केवल प्राइमरी स्कूल के टीचरों में जगह है खाली, और जूनियर हाई स्कूल। तो अगर स्कूलों में टीचर नहीं होगा तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए। सरकारें क्यों होती हैं? सरकारें होती हैं व्यक्तियों, अध्यापकों। हमने ये कहा कि जितने संविदा पे हैं, संविदा क्या मतलब? जब आपके यहाँ जगह है तो कॉन्टेक्ट क्यों रख रहे? संविदा पे जो 15-15 साल से काम कर रहे हैं, मेरे सामने ये रोजगार सेवकों का आया घोषणा पत्र में शामिल कर लीजिए। हमारा तो जनरल घोषणा पत्र में यह है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं उन सबको रेगुलर कर दिया जाएगा। क्योंकि 15 साल से काम कर रहे हैं, कहाँ जाए? 15 साल से काम कर रहे हैं संविदा पे, संविदा मतलब जब चाहो तो हटा दो। तो ये इनका जीवन बर्बाद हो गया, कहीं नौकरी और जगह नहीं कर सकते, ओवरएज हो गए। संविदा पर काम करने वाले सारे लोगों को रेगुलर हमारी सरकार करे। मोटर व्हीकल एक्ट में इसलिए सुधार करना जरूरी हो गया है कि यहाँ से चले बरनाल से, जहाँ बरनाल थाना मिला तो आज सड़क पर खड़े हो गए दरोगा जी, सिपाही दिखाओ कागज, नहीं है कागज तब भी कहें। अब बोले कि तुम कागज तो सही है लेकिन हवाई चप्पल पहने, हवाई चप्पल से ब्रेक सही तरीके से नहीं लगता, एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए ये मोटर व्हीकल एक्ट का संशोधन कर रहे हैं। वो विरोध, वो उल्लंघन है, जुर्माना कर देते। और इतना अब तो जुर्माना होने लगा है कि कुछ लोग तो गाड़ियां छोड़ देते हैं, गाड़ियों की कीमत कम है, जुर्माना ज्यादा है। तो मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा संशोधन किया जाएगा कि जो रोजाना परेशान होते हैं मोटरसाइकिल वाले, जुर्माना होगा तो एक बार होगा, दोबारा नहीं। साइकिलें है नहीं, मोटरसाइकिल पर लड़के चलते हैं और सब चलते हैं लोग।
एक बार एक हमारे मेरे एक साहब तब जेब में 150 रुपया थे और वहां से किसनी चले तो किसनी के बाद मिला पहले चौरिया था ना, तो वहां रोक लिया, वहां ले लिए पैसा। फिर सिविल लाइन मिल गया इटावा का, और फिर बरपुरा मिल गया, जाना तो उन्हें बैंक। बोले अब पैसे ही जेब में नहीं, पेट्रोल के लिए सब रास्ता पुलिस ने ले ली। तो जब ये स्थिति है तो इन कानूनों में सुधार तो करना ही पड़ेगा। तो असली समस्या रोजगार की है, असली समस्या किसानों की फसल की है, फसल का दाम नहीं मिल रहा है। देखिए इन्होंने माफी तो मांग ली किसानों से, 700 किसान इतने बड़े पैमाने पर किसान दिल्ली को घेरे बैठे रहे और 700 किसान मरे, 780 सर्दी में गर्मी में बीमार हो गए। लेकिन आप समझ लीजिए कि एक किसान को कोरोना नहीं हुआ और सब पास ही पास बैठे रहे, 1 साल 15 महीना लगा बैठे रहे, 15 महीने कोरोना किसी को नहीं हुआ कि साहब वो आचार उसका है, पेंडेमिक एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने संसद में पूछा पहले ये बताओ कोरोना हुआ किसी को? एक को भी नहीं हुआ। लेकिन कोई भूख से मर गया, कोई सर्दी से मर गया, कोई लू से मर गया, ये बोली नहीं गवर्नमेंट। जब उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आ गए और ये किसान हरवा देंगे चुनाव, उत्तर प्रदेश पंजाब दोनों, तो इन्होंने जो है प्रधानमंत्री ने एक दिन माफी मांग ली कि मैं सारे कानून वापस लेता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। माफी मांगने के बावजूद अभी जब बजट आया तो कोई भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगलाइज करने के लिए कि मैंडेटरी करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी। आप जानते हैं कि हर साल कांटे लगते हैं कागज पे, और कितने लोगों को जो कीमत है वो मिल जाती है। धान जब लेने जाते हो तो अगर एक आध लगेगा भी कांटा तो कहेगा अरे धान अभी सूख चली जाएगी, इतनी ये होगा। तो मजबूरी में आदमी का पैसा होता नहीं है, बच्चे की फीस देना है, लड़की की शादी करनी है, तो सस्ती दाम पैसे के लिए नहीं, केवल गाली देता ठोक दो, ठोकने लगी पुलिस। और बाबा की बाबाई लूटने के लिए जो दिखाई पड़ा अकेला जा रहा, पैर में कभी गोली मार दी, कभी ऊपर लगी तो मर गया। एनकाउंटर हुआ, इतना बड़ा बदमाश मारे। बदमाश कैसे खाली रखते हैं, ये खाली जो पुलिस थाने में जाता रहता है वो जानते हैं उनकी वो क्या होती है सर, रोज नाम लगता है तो लिखा जाता है जीडी में एक आध दिन खाली पड़ा रहता है। 2 दिन पहले 3 दिन पहले 10-5 मुकदमे लिख दिए, इतने मुकदमे, और ये नहीं बताए कब के थे, इतने मुकदमे लिखे हुए थे और इतना बड़ा इनामी बदमाश था, कागज बहराम घोषित कर दिया और मार दिया। एक नोएडा में लड़का था, वो जिम चलाता, बहुत बढ़िया स्वास्थ्य था, यादव था, जितेंद्र यादव नाम था। वो जा रहा था तो गोली मार दी, तो अपराधी है और एक मुकदमा जीवन में कोई काम नहीं हुआ और उसके रीढ़ की हड्डी में गोली लग गई, जीवन बर्बाद हो गया। आप बॉडी देखिए, इतना बढ़िया पर्सनैलिटी उसकी थी, जीवन बेकार हो, चल ही नहीं सकता, बेड रिडन रहेगा जब तक जिंदा है। तो अब ऐसे लोग, ये जो हुआ है इसका ये क्या कर सकते हैं? क्या इनके पास कोई है मुआवजा दे सकते हैं? कुछ नहीं, मनमाने काम किए। तो ये सारी जो पाप इनके ऊपर छाया हुआ है, वो जनता के मन में जो आक्रोश के रूप में पल रहा है, वो इनको श्रद्धा से हटा देगा। यहाँ से तो आप देख ही रहे हैं, अभी एक बड़े पत्रकार ने सवेरे हमें बताया कि हम तो पूर्वांचल की जानते हैं कि गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, इतने जिलों में बीजेपी एक सीट नहीं है, टोटल सीट समझ पश्चिम वाले कह रहे कि वहां से लेके आगरा तक जो कुछ 1-2 सीटें मिलेगी बीजेपी को, आगरा मिल जाएगी और एक सीट कहीं नहीं मिलने वाली, कहीं भी। ये स्थिति है। मध्य हमेशा समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत रहा है। चले जाइए और अम्बेडकर नगर एक तरफा चुनाव रहेगा, कोई समस्या, कोई ये तो संदेह है ही नहीं। अब सब ये है कि हम सीटें जीतेंगे कितनी, 400 जीतेंगे या 425 जीतेंगे या 403 जीतेंगे, इसमें अंदाज लगाते रहेंगे। इस पर सट्टेबाज जो है सट्टेबाजी शुरू हो जाएगी। आप लोगों को से ये है कि रिकॉर्ड मतों से जिता दीजिए। कोई और देखा जा रहा था
ये जो पोस्टल बैलेट वगैरह जो है कि विकलांग और 80 साल से ऊपर वालों के लिए भेजे जाएंगे, ना फार्म भरिए ना उससे वोट डालिए। कोई आपसे ये आपको बाध्य नहीं कर सकता है कि आप उससे वोट डालें। आप आइए बैलेट इस पर मशीन पे अपनी पोलिंग पे, और कार्यकर्ताओं और नेताओं से मैं कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को सबको पोलिंग स्टेशन में पहले लाइए। घर पे ये वोट डालने जलवाने जाएंगे तो खुद वोट डाल लेंगे, बैलेट पेपर मोहर लगा देंगे। इसलिए मशीन पे ही पोलिंग पे लाइए, वहीं वोट डलवाइए। कोई वोट डाले नहीं, कोई कानून नहीं है कि उनको जबरदस्ती वोट डलवा दें। बाध्यता नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने भी स्पष्ट किया है, कोई बाध्यता नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। जो चाहे डाले, न चाहे न डाले। तो हमारा कोई आदमी नहीं डालेगा पोलिंग स्टेशन पे, बूथ पे आके। ये जरूर सुनिश्चित कर लीजिए। और एक बात और, हम अपने जो प्रचार में लगे हुए लोगों से कहना चाहूंगा, अब कि आपको सारी बिरादरियों के लोग वोट देना चाहते हैं, इसलिए कोई किसी कम्युनिटी के बारे में, किसी जाति के बारे में अपने मन में पूर्वाग्रह मत रखिए। हर व्यक्ति के पास वोट मांगने जाइए, चाहे उसने आपको हो सकता है वो अब की बार आपको वोट दे। किसी व्यक्ति को ये कहने का मौका न मिले कि समाजवादी पार्टी का कोई आदमी हमसे वोट नहीं मांगने आया। ये ध्यान रखिए, वरना कुछ लोग होते हैं, अरे साहब इस मोहल्ले में तो हमें वोट ही नहीं मिलता। जब वोट देना चाहते हैं वो चिल्लाते फिरें। मान लो दूसरी पार्टी के लोग भी आपको वोट देना चाहते हैं, आप वो तो आइए उनसे। आप नहीं जाओगे तो मजबूरी में अपनी पार्टी को वोट देगा। बीजेपी के लोग भी आपको वोट देंगे, बीएसपी के लोग भी बड़े पैमाने पर सब दे रहे हैं। अब बीएसपी तो खत्म है, तो बीएसपी का मतदाता सब समाजवादी पार्टी के पक्ष, क्योंकि बीएसपी के मतदाताओं का और समाजवादी पार्टी के मतदाताओं का जितना नुकसान, जितना उत्पीड़न इन सरकारों में हुआ है बीजेपी की, इतना कभी हुआ ही नहीं। दिया कुछ नहीं, छीन कर दिया। ये सब समझाते हैं समाजवादी पार्टी इनको हरा पाएगी, इसलिए इनको वोट सब दे रहे थे। अब ऐसा भी नहीं है, पहले समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता था कि वो बहन जी की वजह से जाटव समाज के लोगों को टिकट नहीं देते। अब आप देखिए सहारनपुर से लेकर आगरा तक, इटावा तक, औरैया तक कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं? सभी लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी कौन ये लोग सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। आप लिस्ट उठा के देखिए, अब वो भी आरोप नहीं लग सकता है। और फिर अखिलेश में कभी भेदभाव नहीं। पहले भी विकास के कार्यों में सबको लाभ मिला। बताओ, लड़कियों को जब 36,000 रुपया मिला या लैपटॉप मिला, तो किस वर्ग के बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ते हैं इंटर के बाद? अपर कास्ट के पढ़ते कि नहीं पढ़ते? सबसे ज्यादा उनकी बच्चियों को पैसा मिला कि नहीं मिला? हमने पूछा तो स्वीकार किया। एक पंडित जी थे बनारसी, उन्होंने कहा कि हमारी साथ हमारी तो बच्चियों 3 बच्चियां पढ़ती थी साथ, हमें तो एक साथ इतना पैसा मिल गया। तो कोई भेदभाव नहीं। और याद आपको यकीन दिलाता हूं कि अखिलेश की सरकार में कोई भी ऐसी बिरादरी नहीं होगी जिसके व्यक्तियों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई न कोई लाभ न मिले। बस ये है कि न केवल करहेल बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी देखिए, हमारे फिरोजाबाद में भी देखिए, अगर आप लोग रिश्तेदारी हो जाए वहाँ गुंडई बोल लो। समाजवादी पार्टी वाले किसी गुंडई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चुपचाप वोट देने जाएंगे तो 100% वोट करेंगे। कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हम लोग हैं। ये करहेल नेताजी की कर्म भूमि है। नेताजी इस जिले से सांसद हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से विधायक बनेंगे और मुख्यमंत्री होंगे। इससे ज्यादा सौभाग्यशाली करहेल की जनता है। आदरणीय साहब का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहता है। मैं ये चाहूंगा अब की बार हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम करके भारी बहुमत से जिताने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। जय हिंद, जय समाजवादी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिद्वंदी इस समय है और जो एसपी सिंह बघेल जो आपकी पार्टी से गुर सीखे थे और सब कुछ आप पे ही दाव चल रहे हैं आजकल। हमारे कौन से दाव थे? डायरेक्ट समाजवादी पार्टी पे आप आरोप लगाना चाहते हैं? हमारी पार्टी कौन सा हमने सीख लिया? कभी हमारी पार्टी का गुर सीखा होता तो उन्हें ये भागना ही नहीं पड़ता।
हमारी पार्टी ने तो हमेशा जनता के विकास का काम किया। इस पे हम क्या कहें? अब जब उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा है तो यही कह रहे हैं, जनता जब घेर रही है तो और क्या कहेंगे? यही कहें। बीजेपी का कैंडिडेट दिल्ली से कुछ नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार मन से ये कह रहे हैं कि नेताजी यहाँ से सांसद होकर जीते दोबारा नहीं आए, अखिलेश जी जाएंगे वो भी लौट कर नहीं आएंगे, तो वोट ना करें उनको। नेताजी दोबारा क्यों नहीं आए? अब की चुनाव दोबारा लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? पहले भी रहे, रक्षा मंत्री रहे तो याद है। उनका आरोप ये कि नामांकन के बाद दोबारा नहीं आते हैं। ऐसे कौन कहेगा? यहाँ तो 24 घंटा हम लोग रहते हैं। हम ये वो लोग कहें जहाँ से वो MP रहे पहले आजमगढ़ वाले, वो तो ये कह सकते, वो कभी नहीं कहते। जहाँ रहते हैं वहाँ वाले लोग कहें तो उनको कौन मान लेगा? ओवैसी साहब, AIM के ओवैसी जी पे अभी देखा होगा आपने, हमला हुआ था उनका। वो उन्हीं से हमला करने वाले हिंदूवादी संगठन से जुड़े तार पाए गए। तो ऐसा आने वाले का ये धंधा ही है, तो ऐसा है हम उनके बारे में नहीं, जो वर्तमान में हालात पैदा हो रहे हैं हिंदूवादी हालात नहीं पैदा हो रहे हैं यार। कहाँ पैदा हो रहे हैं? तुम्हें कमेंट दिख रहा है कोई? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदूवादी संगठन का कहीं नहीं, क्यों आप यही बात कह रहे हैं? आप किसने भेजा गया? किस चैनल के आप? मतलब कितनी सीटें आ रही हैं समाजवादी पार्टी की? सारी सीटें आ रही हैं, ये बताइए बीजेपी कितनी आ रही है? बीजेपी कहीं मिल। अच्छा सर, जनपद में जो पहले जो इतिहास दोहराया गया था वही, या एक सीट जो निकल गई थी वो भी वापस हम जीत रहे हैं भाई। अग्नोत्री बुरी तरह हार जाएंगे। अग्नोत्री बुल मोदी मिनिस्टर होने के अब बड़ा यादव बीजेपी में चली गई हैं, उनके बारे में आपका? बहुत बड़ी लीड है। देखो सर, अखिलेश जी यहाँ से कितने वोटों से जीत रहे हैं लगभग? ये जनता तो मेरे हिसाब से 1.5 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेगी। जितना पड़ेगा उसका 80-20 से ज़्यादा वोट करते। जो आशीर्वाद नेताजी को मिला वही अखिलेश जी को मिलने वाला है। नेताजी से ज़्यादा वोट कार्यक्रम रहा प्रमुख जी, क्या रहा पूरा कार्यक्रम आपका? आज ये जो कार्यक्रम रहा आपका, क्या रहा पूरा कार्यक्रम? यही वर्चुअल मीटिंग थी, प्रोफेसर साहब का कार्यक्रम था। मीटिंग में उन्होंने अपना उद्घाटन किया, कार्यकर्ताओं को बताया कि चुनाव में किस तरह से क्या करना है, बैलेट पेपर वोट कम डालना है, मशीन पे ही वोट डालने जाएँ, ज़्यादातर लोग उसमें बेईमानी की चांस हो सकती है, बैलेट में अपना ही वोट लगा दें। अच्छा, कार्यक्रम के माध्यम से जनता को क्या संदेश जाएगा? कार्यक्रम के संदेश से जनता को जो हम लोग कहना चाहते थे वो पूरी बात बता दी है कि हम सरकार में यदि आते हैं तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, सरकार का पूरा ट्यूबवेल का काम फ्री होगा और स्टूडेंट्स को लैपटॉप देंगे। किसान परेशान है, गायों और मिल से गौशाला खुलवा के इन्हें बंधक बना के इन्हें चारा और उसकी व्यवस्था करेंगे जो किसान आराम से अपना बसर कर सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ करैल विधानसभा से मैदान में हैं, कितने वोटों से विजयी होने वाले हैं? यहाँ हमारे दिमाग से तो ये है कि एक तरफा चुनाव है और 1 लाख से ज़्यादा मतों से जीत। सत्तारूढ़ पार्टी अभी सत्ता में है और जो है केंद्रीय मंत्री मैदान में है, इसीलिए तो ज़्यादा विरोध है। सत्ता में रहते हुए इनका इनक्लेमेंसी जो वोट है, सरकार विरोधी जो लोग है, उसकी वजह से इनकी बहुत बुरी हालत है। गाँव में कहीं जा नहीं सकते, किसान मजदूर गरीब बहुत परेशान है। लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही है सही सलामत ढंग से। वही भाजपा प्रत्याशी का कहना है 3 किलों को समाजवादी पार्टी के ध्वस्त कर चुके हैं, 4था किला करल ध्वस्त होने जा रहा है। इस पर क्या अब आप लोग तो खुद में बहुत समझदार हैं, कौन क्या कहता है उसकी जवान पर